हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो इसमें हम लोग आज टेस्ट नंबर 16 करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर पहला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। और दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति में दल के प्रतीक से संबंधित विवाद पर हाई कोर्ट निर्णय करता है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। चलिए देखेंगे। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, निर्वाचन आयोग देता है, जो कि निर्वाचन आयोग जो है ना, वो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आरक्षण एवं आवंटन यानी आदेश 1968 का 1968 के तहत राजनीतिक दलों को पहचान करने और प्रतीक आवंटित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो भारत का संविधान नहीं, ठीक है। तो पहला कथन गलत। दूसरा भी कथन गलत है, कह रहा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट, जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए इस पर। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा है, उन्होंने मातवेदी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तीसरा है, उन्होंने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना की थी। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ये हो जाएगा वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये कथन सही है। दूसरा है कि उन्होंने मातवेदी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना की थी। तो ये भी सही है। कुल मिला के इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत और तराई क्षेत्र। उपयुक्त में से कितने क्षेत्रों में मिरिस्टिका स्वयं पाए जाते हैं? मिरिस्टिका स्वयं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत हटाएंगे, तराई क्षेत्र हटाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ओनली 2 होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। शिल्प दिया है, राज्य दिया है। जरदोजी उत्तर प्रदेश, कामदानी उड़ीसा, गोट्टापट्टी राजस्थान, टिल्ला पश्चिम बंगाल। कितने सुमेलित है इसमें से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। क्वेश्चन नंबर 4, तो जरदोजी ये उत्तर प्रदेश ठीक है, ठीक है। जरदोजी उत्तर प्रदेश ठीक है। दूसरा, ये कामदानी यहाँ पे उड़ीसा नहीं बल्कि ये लखनऊ होगा। गोट्टापट्टी, तो गोट्टापट्टी आपका राजस्थान, ये ठीक है। टिल्ला, टिल्ला देखिए, टिल्ला ये पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। टिल्ला देखिए कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखेंगे, पहला सही है, तीसरा सही है, यानी कि ओनली 2 लगा देंगे, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
दूसरा है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा है आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संतुष्टि करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा, संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये सही है। दूसरा है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दूसरा देखिए गलत हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 280(2) के तहत देखेंगे 280 इसमें 2 है। 2 के तहत संसद को आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं और उनके चयन की रीति निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संतुष्टि करता है। तो ये सही हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 सदस्य देशों का एक समूह है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। और दूसरा है हिरोशिमा एआई प्रोसेस G20 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 सदस्य देशों का एक समूह है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। बिल्कुल सही बात है ये। वही कह रहा है कि हिरोशिमा एआई प्रोसेस G20 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए HAP यानी कि HAP क्या है? मतलब ये वही है हिरोशिमा एआई प्रोसेस। G7 देशों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को विनियमित करने के लिए उपायों के निर्धारण हेतु एक प्रयास है। तो दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा इसमें, ओनली 1। चलिए 7 नंबर देखेंगे। केंद्र प्रायोजित योजना CCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इनका विस्तार राज्यों तक किया गया है। दूसरा है वीके चतुर्वेदी समिति की अनुशंसा पर योजनाओं के अतिव्यापन से बचने हेतु CSS का पुनर्गठन किया गया था। और तीसरा है विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने के बाद किसी योजना के लिए आवंटित बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे राज्यों की संचित निधि में भेज दिया जाता है। कितने सही हैं इसमें से? 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या तो 2? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इनका विस्तार राज्यों तक किया गया है। तो ये सही है। वही दूसरा है वीके चतुर्वेदी समिति की अनुशंसा पर योजनाओं के अतिव्यापन से बचने हेतु CSS का पुनर्गठन किया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने के बाद किसी योजना के लिए आवंटित बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे राज्यों की संचित निधि में भेज दिया जाता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा इसमें, तीसरा गलत होगा। देखिए CSS के मामले में बजट संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से ही आवंटित किया जाता है, अर्थात धन जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया भी उनके द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है, न कि सीधे राज्य की संचित निधि में भेजा गया। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 देखेंगे किसमें सही होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। दूसरा है प्रथम आम निर्वाचनों में केवल राष्ट्रीय तीन राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग किया था। और तीसरा है प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उसके उपयोग के लिए आरक्षित एक आवंटित किया जाता है, प्रतीक आवंटित किया जाता है। कितने सही हैं? तीनों कथन सही है, या तो 1 और 3 सही है, या तो केवल 2 सही है, या तो 2 और 3 सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए, मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है, ये सही है। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उसके उपयोग के लिए आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है, तो ये भी सही है। प्रथम आम चुनाव में केवल 3 राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। चलिए, यहाँ पर 3 की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिफॉल्ट जमानत जांच एजेंसी द्वारा समय पर जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण दी जाती है। दूसरा है, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। तीसरा है, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है। कितने सही होंगे इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। डिफॉल्ट जमानत जांच एजेंसी द्वारा समय पर जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण दी जाती है, तो सही है। मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, तो ये भी सही है। मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों तक नहीं, 90 दिनों तक कराएगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। 1, 2 सही है, यानी कितने कथन सही हुए? 2 कथन सही हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कथन और कारण क्वेश्चन है। भारत में पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल 1957 में केरल में गठित किया गया था। और दूसरा है, 1977 तक कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय दल था। कितने कथन सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है, या तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है, पहला सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है, पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए। तो इसमें पहला सही है दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। कथन 1 सही है, कथन दूसरा वाला कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अधिकरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे। दूसरा है, इसमें केवल 2 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, और अनुच्छेद 323B अन्य मामलों हेतु अधिकरणों से संबंधित है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे, सही है। इसमें केवल 2 अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, और अनुच्छेद 323B अन्य मामलों हेतु अधिकरणों से संबंधित है, तो ये भी सही है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है। और दूसरा है, यह अधिनियम ऐसे अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है। और तीसरा क्या है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर स्थापित बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार प्रदान करता है। कितने सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। तो यहाँ 16 के जगह पर 18 हो जाएगा। पहला कथन गलत है, ठीक है। और दूसरा है कि यह अधिनियम ऐसे अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है, तो सही है। और तीसरा है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर स्थापित बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें कितने कथन सही हुए? 2 सही हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है, एक परिच्छेद दिया गया है। इसे आर्टसक के नाम से भी जाना जाता है, और यह दक्षिण काकेशस में स्थित एक भू आबद्ध पर्वतीय क्षेत्र है।
1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस पर अपना दावा किया था और तभी से यह क्षेत्र तनाव का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल से समृद्ध देश अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु यहाँ के निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियन जाति के लोग हैं और यहाँ उनकी अपनी सरकार है। इस सरकार का पड़ोसी आर्मेनिया की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, किंतु इसे आधिकारिक तौर पर अथवा संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ये परिच्छेद किसके बारे में कह रहा है? कौन सा स्थान है? पंजशीर, कहराम नमारस, खेरसान या नारगोनो काराबाग? चलिए बताइए किसके बारे में है। अब देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा परिचित होंगे तो अजरबैजान और आर्मेनिया का जो शहर था, मतलब जो एरिया जो था ना, जिसके एरिया में बात चल रहा था, तो ये वही था, नारगोनो काराबाग। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्नलिखित में से कितने विषयों के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं? औद्योगिक एवं श्रम, भूमि सुधार, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, कराधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल 2, केवल 3, सभी 4 या तो कोई नहीं। 14 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो इसको देखेंगे। ये औद्योगिक एवं श्रम हो जाएगा, भूमि सुधार भी हो जाएगा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन भी हो जाएगा, कराधान भी हो जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी चारों होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से अस्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया था। दूसरा है, गृह मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा है, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन 15। तो इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से अस्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया था। देखिए, पहला कथन गलत हो जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 263 का बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रपति आदेश किसके माध्यम से देते पता ही भी होगा? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। दूसरा कह रहा है, गृह मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो क्या सही होगा ये? तो देखिए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, न कि गृह मंत्री। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, तो ये इसमें दी जाती हैं, सलाहकारी होती है ना, तो इसमें इसको हटा देंगे। तीसरा वाला भी कथन गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कोई कथन सही नहीं है, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए 16 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा है, यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित तो हो जाता है और 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट से त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 16। सही बताना है इसमें से कौन सही होगा।
देखिए उसमें अतीत में जैसे कि पहले में क्या हुआ था कि 3 सीटों पर भी लड़ा गया था, ठीक है? 3 सीटों पे लड़ा गया था, कौन था वो? क्वेश्चन भी आया हुआ था, याद होगा आपको। 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे, उदाहरण में देखेंगे थे, वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे देवीलाल, कौन थे? देवीलाल थे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये कथन गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है? क्योंकि इसमें आया हुआ था 3 का भी। वही दूसरा है कि यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर किसी एक सीट से त्यागपत्र देने में विफल रहता है, तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएँगी, तो ये सही है। कुल मिलाकर क्या होगा? पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। ऑप्शन नंबर क्या लगाएँगे? तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी, ओनली 2 होगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरणों, तो वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई है। क्या सही है? वही दूसरा है, आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना भारत में पहले अधिकरण के रूप में की गई थी। और तीसरा क्या है, अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधी राज्य सरकारों के पास है। कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 26 से घटाकर 19 कर दी गई थी, सही है, ठीक है। आयकर अपीलीय अधिकार की स्थापना भारत से पहले अधिकरण के रूप में की गई थी, ये भी सही है। लेकिन तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। तीसरा कथन इसमें गलत होगा, अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास है, तो यह गलत है। देखिए इस नियम में ये केंद्र सरकार को अधिकरणों और अध्यक्षों के सदस्यों के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। तो क्या लगाएंगे? ओनली 2 होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए 18 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोत्तम ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक मूल्यांकन सुधार ढांचा है। दूसरा है, इसे 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा है, केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य था। कौन सा सही है इसमें से? केवल 1, या तो 1 और 2, या तो 2 और 3, या तो तीनों कथन? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। तो यह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक मूल्यांकन सुधार ढांचा है, सही है। और दूसरा है कि इसे 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया था, तो ये भी सही है। केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन था? हिमाचल प्रदेश था, कर्नाटक था, और मध्य प्रदेश था, और उड़ीसा था, ठीक है, केरल नहीं था। तो कुल मिलाकर लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। और दूसरा है, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द नहीं की गई है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। क्या सही होगा? देखिए ये डी रजिस्ट्रेशन जो होता है, विपंजीकरण का अर्थ क्या होता है कि किसी राजनीति दल का पंजीकरण रद्द करना। भारत में भारत निर्वाचन आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है, तो पहला कथन गलत। वही दूसरा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द नहीं की गई है। अभी तक किया गया या नहीं किया गया किसी का? तो देखेंगे अभी हाल ही में सुना होगा कि ये निर्वाचन आयोग ने तो टीएमसी का और टीएमसी और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता रद्द कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा, किया गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब।
निम्नलिखित में से किन अधिनियमों के तहत भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग और उल्लंघन के अपराध की जांच में भूमिका निभाता है? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। 1 2 3, या तो 3 और 4, या तो 1 और 4, या तो 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो देखेंगे इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, ऑल इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 21 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मवीर आयोग और रिबोरो समिति, गोर समिति, स्टेची आयोग उपयुक्त में से कितने पुलिस सुधारों से संबंधित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। 21 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इसमें पुलिस सुधारों से संबंधित कौन कौन है? धर्मवीर आयोग है, रिबोरो समिति है, गोर समिति है, स्टेची समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल 3 होगा। ठीक है। रिचर्ड स्टेची आयोग का गठन 1880 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य था अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित किया करना था। ठीक है, यह पहला अकाल आयोग था। इसका गठन जो है लिटन के काल में भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक सेवकों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का दायरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तक भी विस्तारित है यदि वे जानबूझकर अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपने कर्तव्य या कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है और तीसरा देखेंगे। यह है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और तीसरा, इस अधिनियम में पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। चलिए बताइए। लोक सेवकों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का दायरा अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों तक भी विस्तारित है यदि वे जानबूझकर अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा और तीसरा देखेंगे। दूसरा और तीसरा में है कि यह इस अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये सही है। और तीसरा है कि इस अधिनियम में पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं, तो ये भी सही है। 2 कथन सही है, पहला कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए 23 नंबर देखेंगे। भारत में चुनावी बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनावी बांड चर्चा में था बहुत ना। चुनावी बांड भारत में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है। दूसरा है, यह प्रॉमिसरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखत है। तीसरा है, यह शून्य कूपन बांड है जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3, है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखेंगे, चुनावी बांड भारत में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, चुनावी बांड केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों, तो उन्हीं को देना है। ठीक है, सबको नहीं। वही दूसरा है कि यह प्रॉमिसरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखत है, तो ये सही है। ये शून्य कूपन बांड है जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो ये भी सही है। 2 कथन सही, 1 कथन गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 24।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। और दूसरा है, इसका उद्देश्य लोक निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना और व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रकों के बीच मौजूद असमानताओं की समीक्षा करना है। और तीसरा है, दिशा का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा होना चाहिए, जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा नामित किया गया हो। कितने सही होंगे इसमें से? केवल एक, या तो दो और तीन, या तो एक और तीन, या तो ऑप्शन डी है तीनों कथन। चलिए बताइए। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। पहला कथन गलत। और दूसरा है कि इसका उद्देश्य लोक निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना और व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रकों के बीच मौजूद असमानताओं की समीक्षा करना, तो ये सही है। तीसरा है, दिशा का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा होना चाहिए, जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा नामित किया गया हो, तो ये भी सही है। एक गलत है, दो और तीन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, ओनली 2 एंड 3 होगा, यानी कि बी। चलिए 25 नंबर, स्टर्लिंग और ईंधन सेल वायु स्वतंत्र प्रणोदन एआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टर्लिन एआईपी एक सरल प्रणाली है जिसमें डीजल ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, ईंधन सेल एआईपी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 25 नंबर, तो देखेंगे, स्टर्लिंग एआईपी एक सरल प्रणाली है जिसमें डीजल ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वही दूसरा है कि ईंधन सेल एआईपी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन नामक सबमर्सिबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की एकमात्र चालक दल से युक्त सबमर्सिबल है जो 5 व्यक्तियों को 4000 मीटर तक की गहराई तक ले जा सकती है। और दूसरा है कि इसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके निर्देशित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ये जीपीएस जल के अंदर जो है जीपीएस काम नहीं करता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली क्या होगा? ए हो जाएगा 1। चलिए 27 नंबर देख लीजिए। द विंची ग्लोब परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी परिघटना है जो सूर्यास्त के आसपास घटित होती है जब अर्धचंद्र क्षितिज पर होता है। दूसरा है कि इस परिघटना में पूर्ण चंद्रमा की बाहरी रेखा दिखाई नहीं देती है। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए, यह एक ऐसी परिघटना है जो सूर्यास्त के आसपास घटित होती है और अर्धचंद्र क्षितिज पर होता है। सही है। वही दूसरा है कि इस परिघटना में पूर्ण चंद्रमा की बाहरी रेखा दिखाई नहीं देता है, तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये पूर्ण इसमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए 28 नंबर देखेंगे। में हेमिस मठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमिस मठ लद्दाख में सबसे बड़ा मठ संस्थान सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और दूसरा है, यह हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा है, यह हेमिस महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है जो पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। कितने सही होंगे? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, ये तो तीनों कथन। 28 नंबर,
ये हीनयान नहीं बल्कि कौन होगा, तो ये होता है आपका महायान। ठीक है, महायान होगा। तो दूसरा कथन गलत है, यानी 2 यहाँ से हटा दीजिए, 2 यहाँ से हटा दीजिए, 2 यहाँ से हटा दीजिए, आपको आंसर मिल गया 1 और 3rd। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। दूसरा है परिचालन कर्तव्यों पर पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया जाए। तीसरा है राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए। चौथा है पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए। पूछ रहा है उपर्युक्त में से कितने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशों का हिस्सा है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको लग रहा है कि अब इसमें से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ध्यान दिया करें कि ये सभी के सभी कथन सही होते हैं। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएंगे। सभी के सभी कथन सही हैं। देखिए अधिकतर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ मामलों में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के आम चुनावों में किसी निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। और दूसरा है आम चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता है। कौन सा सही होगा इसमें से? कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, तो दूसरा होगा कि सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए 30 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के आम चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है क्योंकि आम चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 31 नंबर देख लीजिए। वैश्विक दासता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ECLT फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, वाक फ्री फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 31। तो यह है वाक फ्री फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 32 नंबर देख लीजिए। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्य विधानमंडल ही सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं। और दूसरा है क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। कौन सा कथन सही है? कह रहा है दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी में क्या रहता है कि पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत। और ऑप्शन डी में क्या रहता है कि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। चलिए बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल दिया हुआ था और राज्य सूची नहीं बल्कि संघ सूची बना सकता है। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। और दूसरा देखेंगे, इसमें 50% से अधिक शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया है। और तीसरा है यदि काम मांगे जाने के 30 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कामगार को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कौन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। चलिए 33 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए यह प्रत्येक ग्रामीण को परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष 100 दिनों का अकुशल रोजगार गारंटी देता है। सही है। यह 50% से अधिक शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया है। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें 100% शहरी आबादी वाले हैं, 50 नहीं। यदि काम मांगे जाने पर 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर होता है, 15 दिन की अवधि के अंदर होता है। तीसरा भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। ओनली 1 होगा, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 33 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं आज। ठीक है, इसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।
और देखिए अभी तक वीडियो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।